हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, सिंह सर का एक सपना है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। तो आपके लिए सिंह सर पूरी तरीके से 100% डेडिकेटेड है। और उसी की कड़ी में एक छोटा सा एफएसटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। एसो फिल्म ऑफ सरफेस टेंशन 3 × 10⁻², Newton per meter, formed in a rectangular frame, can support a straw. Length of film is 10 cm. Mass of straw film can support is. अब देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये पता है कि अपवर्ड सरफेस टेंशन जो है वो सपोर्ट करेगी। अपवर्ड सरफेस टेंशन विल सपोर्ट स्ट्रा। तो प्यारे बच्चों देखो, इसमें कुछ नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है बच्चे कि हम लिख सकते हैं 2T × L दैट इक्वल टू mg। अब देखिए, यहां से हमें m चाहिए तो हम लिख सकते हैं इसको 2TL/g। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है। सरफेस टेंशन की वैल्यू पहले ही दे के रखा है, 3 × 10⁻⁻2 इंटू बच्चे लेंथ आपको पता है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इसे लिख सकते हैं 10 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। अपान जी की वैल्यू फॉर कैलकुलेशन की ईच के लिए हम क्या ले लेते हैं, 1। अब यहां से बच्चे डायरेक्ट वैल्यू आ गई 6 × 10⁻⁴ kg। इसे चाहिए तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से, ऑप्शन सारे ग्राम में दिए गए हैं तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चे ये हो जाएगा 0.6 ग्राम। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस इतना बोला गया था कि अपवर्ड सरफेस टेंशन जो है वो सपोर्ट करेगा स्ट्रा को। तो वहां पे हम फार्मूला रख दे रहे हैं 2T × L दैट इज इक्वल टू mg। यहां से हम m की वैल्यू निकाल लिए और ये सिंपल सा कैलकुलेशन। चलिए बच्चों, हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग 6.6 × 10⁻15 revolution per second. If the radius of orbit is 0.53 × 10⁻³ मीटर, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ये आपको पता हुआ है बच्चे, ये क्या होता है, μ0I/2r। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे केस में आपको पता है कि सेंटर पे क्या होगा, μ0I/2r। अच्छा, ये चीज हमें पता है कि Q अगर हमें, ठीक है, Q इंटू फ्रीक्वेंसी लिखनी हुई तो ये बराबर किसके हो जाएगा, I के। यहां तक हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे यहीं से हम चाहे तो लिख सकते हैं μ0Q μ/2r। अब देखिए, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है और कुछ करना नहीं है। तो म्यू की वैल्यू आप रख दोगे 4π × 10⁻⁷ इंटू क्यू की वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू रिवोल्यूशन की जो वैल्यू है वो रख दीजिए 6.6 × 10⁻+15 अपान बच्चे कितना आएगा, 2 × 0.53। अच्छा बच्चों देखो, अब इसको 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं और पावर को एक साथ कैंसिल करते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 2π × 1.6 × 6.6। और बच्चे आप सिर्फ पावर यहाँ पे -7 है, -19 है, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये बच्चे आ जाएगा 0.53 × 10। यहाँ से बच्चे ये लिख सकते हो हम 2π × 1.6 × 6.6 अपान बच्चे इसे लिखा जा सकता है 5.3। अब बच्चे अगर इसको चाहो तो हल्का सा कैलकुलेशन है, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 5.18 टेस्ला। इस तरीके से प्यारे बच्चे हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। यहां तक तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी है। ए लेंथ इज मेजर्ड एज 2500 मीटर बाई ए मीटर स्केल। मीटर स्केल के द्वारा आपने मेजर किया है, कितना आ रहा है, 2500 मीटर। अब वो आगे कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो आपको पता है कि जितनी भी मेजर डिजिट होती है वो सिग्निफिकेंट होती हैं, लेकिन जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हम रूल को फॉलो करेंगे सिग्निफिकेंट के। तो देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो बड़े आराम से लिख भी सकते हैं 2.500 × 10⁻³ मीटर। अब देखिए,
इसके पास भी सिग्निफिकेंट नंबर की संख्या कितनी थी 4, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट की संख्या की नंबर कितना है 4, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर गिवन डेटा में कितना है 4, लेकिन हम इसको लिख क्या सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y इक्वल टू 25 cos 2πt माइनस πx। अब वो आपसे कह रहा है कि एम्पलीट्यूड बताइए, दूसरा आप बता दीजिए फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड तो बच्चे एकदम यहीं से क्लियर हो गया कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, a इक्वल टू कितना आ गया 25, यहां पे हमें सोचना ही नहीं था। दूसरी चीज बच्चे वो आपसे पूछ रहा है कि ये तो 25 आपने निकाल लिया, 25 तीनों ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट पहले ही हो गया। अब आपको बताना है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2π। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू पता है आपको 2π एंड दैट इक्वल टू 2π। 2π से 2π को कैंसल आउट कर दो, एन की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आई 1। तो a इक्वल टू 25, एन इक्वल टू 1, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। अब देखिए बच्चे आगे आते हैं कि एक होल है रेडियस r/2 का, वो कट हो रहा है थिन सर्कुलर प्लेट से जिसकी रेडियस r है और मास कैपिटल M है। अब वो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए प्लेट का एक्सिस के थ्रू जो परपेंडिकुलर हो XY प्लेन के, यानी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछ रहा है Z एक्सिस के अलोंग। तो बच्चे बहुत आसानी से पहली चीज देखिए कि हम ऐसा लिख सकते हैं πr² दैट इक्वल टू m⁻π, और जो कट कर रहे हो उस हिस्से का रेडियस बच्चे r/2 का स्क्वायर है। अब देखिए हम चाहें तो कट कर दें, तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पाई से पाई गया काम से। तो अगर हम लिखना चाहें तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m/r² दैट इक्वल टू 4 इंटू m⁻r²। देखिए r² से r² आप कैंसिल कर दो, तो यहां से हमें मिल गया m' इक्वल टू m/4, m' इक्वल टू मिल गया m/4। बच्चे हल्का सा कैलकुलेशन जाता है, इसलिए हम थोड़ी सी स्लाइड दूसरी ले लेते हैं आगे। देखो अब हम कटे हुए हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, तो इस पे हम लगा देते हैं बच्चे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लगा देते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये देखिए ये जो लाइन है वो कैसे गई है, टेंजेंट गई है। तो देखिए हम इस पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं बच्चे हाफ m', उसके बाद क्या लिखोगे बच्चे, रेडियस कितना है बालक r/2 का स्क्वायर, प्लस बच्चे हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं आगे m'(r/2 का स्क्वायर। अभी m' की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी वो क्वेश्चन में दी नहीं थी, तो उस वैल्यू को हमें एलिमिनेट करना है, तो बच्चे हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं i। तो अब बच्चे देखिए इसको हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं हाफ m/4 इंटू r²/4 प्लस m/4 इंटू r²/4। देखिए m' पे हमने सिर्फ क्या किया है, m/4 जो वैल्यू मिली उसी वैल्यू को पुट किया और कुछ किया नहीं गया है। तो यहां से हम i इक्वल टू इसको सीधे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा mr² अपान, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 32 प्लस बच्चे ये आ जाएगा mr² अपान 16। अब आप कुछ मत करिए, mr²/16 को कॉमन ले लीजिए, ये आपको कैलकुलेशन ईच के लिए बता रहा हूं, बाकी आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1। यहां से अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा mr²/16, और देखिए हाफ में जब 1 ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो यहां से बच्चे आ जाएगा 3mr²/32। ये जो कट किया गया पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया है। तो अब बच्चे वो कह रहा है कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कटे हुए हिस्से के बिना बताना है, तो बहुत आसानी से बच्चे हम आई नेट निकालना है। तो देखिए पहले जो इनर्शिया होगा उसको हम लिख लेते हैं, पहले जो इनर्शिया रहा होगा वो क्या रहा होगा mr², उसमें से घटा देंगे जो अभी इनर्शिया हमें मिला है, ये होगा 3mr²/32।
तो बच्चे इसे हम लिख सकते हैं ऐसे mr² बाई 2 माइनस 3 बाई 32 mr²। अगर हम ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये हो जाएगा 16 mr² बाई 32 माइनस 3 बाई 32 mr²। तो यहां से बच्चे आपका आ गया 13 बाई 32 mr²। बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, हल्का सा कैलकुलेशन था और ये रहा आपका आंसर 13 बाई 32 mr²। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बच्चे था, बहुत हल्का सा क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर, जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर, एंड इट्स मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड। अच्छा, क्वेश्चन में वो डायरेक्ट आपको सब कुछ दे के रखा है कि देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो dm बाई dx है, जो dm बाई dx है, ये क्वेश्चन में पहले बोल के रखा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। तो अब हम क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे। क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं dm बाई dx दैट इज इक्वल टू kx, जहां पे k क्या है आपका प्यारे बच्चे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब यहां से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं dm इज इक्वल टू kx dx। ये छोटा सा हिस्सा है बच्चे। अब आपसे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए, रॉड फ्रॉम दैट एंड विल बी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख देते हैं, ये बच्चे हो जाएगा। देखिए अगर लिमिट लेंगे तो एक एंड जो ले रहे हैं पहला रॉड की, देखिए लिमिट अगर लेते समय हम ध्यान देंगे तो लोअर लिमिट कितनी पॉसिबल है 0, रॉड की लेंथ कितनी है 3 मीटर, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी पॉसिबल है 3। तो हम लिमिट जो भी रखेंगे, लोअर लिमिट क्या रखेंगे 0 रखेंगे और अपर लिमिट क्या रखेंगे 3। x dm अपान बच्चे हम लिख सकते हैं 0 to 3 dm। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा। अब देखिए हल्का सा काम है आगे, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 to 3। अब देखिए dm जो है इसकी जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू उठा के रख देंगे। तो हम लिख सकते हैं kx dx अपान 0 to 3। kx dx आपने लिखा है, ये वैल्यू किसकी है dm की, इसके आगे और क्या लिखेंगे x, इसके आगे जो लिखेंगे वो होगा बच्चे x। ये देखिए kx dx जो वैल्यू रखी है वो हमने किसकी रखी है, dm की। अभी बचा हुआ कौन था x, जो x बचा हुआ था वो x यहाँ पे मैंने रख दिया। इसके बाद बच्चे फिर क्या लिख सकते हो, dm की जगह हमें पता है अभी निकाल के बैठे हैं, क्या लिख सकते हैं kx dx। तो देखिए एक स्लाइड और जरूरत पड़ेगी ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो एक स्लाइड और ऐड कर लिया जाता है। तो एक्स जी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0 to 3 kx, देखिए ये आपको लिखा गया था kx dx, उसके बाद बच्चे x लिख सकते हो। अपान क्या लिखोगे, dm की वैल्यू ही रखोगे 0 to 3। जो पहला स्टेप किया गया था आपको समझ में आया, वही दोबारा मैं लिख रहा हूं kx dx। बच्चे अब देखो कैलकुलेशन को ईज करने के लिए हम क्या करते हैं, k को बाहर ले लेते हैं, k बाई k। अपर लिमिट अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये 0 to 3 होगा और ये हो जाएगा बच्चे x स्क्वायर dx, और यहाँ पे बच्चे आपको मिलेगा x dx। बस बच्चे अंतर किसका है, ये इधर देखिए एक्स स्क्वायर मिला है, नीचे क्या मिला है x dx। अब हमें सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, k से k को खा जाओ। अब देखिए आगे लिखना बहुत आसान है बच्चे, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा आपको पता है बच्चे कि अगर x की पावर n dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन बच्चे हम लिखते हैं x n प्लस 1 अपान n प्लस 1। उसी तरीके से अगर यहाँ पे x की पावर 2 लिखा है, x की पावर 2 dx लिखा है बच्चे, तो इसे हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं x की पावर 3/3। अच्छा ध्यान रखिएगा कि जब लिमिट ना दिया हो, चलिए इरेज हो गया है, जब लिमिट ना दिया हो तो आगे क्या ऐड कर देते हैं, सी एक कांस्टेंट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट दी गई है तो इस नाते हम बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे बच्चे। तो यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x की पावर 3/3
और ये बच्चे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, अपान उसी तरीके का एक्स स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट जो होगी 0 से 3 तक। तो बच्चे अब यहाँ से हम लिखना चाहेंगे तो ये वैल्यू x की रखेंगे, 0 की रखने पे वही आएगा, या आप चाहिए तो 1/3 को कॉमन ले लीजिए, आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 अपान 1/2 को ले लीजिए बाहर, इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चे, बहुत हल्का सा कैलकुलेशन अब और बचा है, आपको एकदम बेसिक से सिखाया जा रहा है, इसके लिए एकदम परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/3 लिख सकते हो, इंटू कितना लिख सकते हो, 3 का क्यूब जो होगा वो आ जाएगा 27 अपान ये आ जाएगा 9/2। तो बच्चे अगर इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 9, तो 9 डिवाइडेड बाई 9/2। देखो 9 से 9 को कैंसिल कर दोगे, प्रकृति का नियम है जो सबसे नीचे उसे प्रकृति उठा के कहाँ ले जाती है, ऊपर, तो ये आ गया 2। और ये देखिए, और वैल्यू जो थी लेंथ वो मीटर में दिया था तो इसको हम 2 मीटर लिख देते हैं, और एक्स ग्रेविटी जो हमसे पूछा गया था वो 2 मीटर आया, और ये ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकेंड। तो बच्चों मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सा कैलकुलेशन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज ए वायर ए बी ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ पेयर ऑफ रेल्स विथ अ वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट। A uniform field B acts normal to the plane containing the rails and the wire inward. S is current source providing a constant current I in the circuit, then potential difference. बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए और बी के बीच में पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन जो है वो PYQ का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बच्चे यहाँ पे तो ऐसा हम लिख सकते हैं ना, E इक्वल टू BLV, क्योंकि ये बच्चे आपका इंड्यूस्ड EMF है, ये आपका इंड्यूस्ड EMF है। दूसरी चीज अगर आप लिखना चाहो तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू करंट जनरेटर, करंट जो जनरेट कर रही है, करंट जनरेटर के द्वारा जो प्रोड्यूस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो बच्चे हो जाएगा आपका IR। तो यहां से बच्चे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का, तो ये बच्चे डायरेक्ट आप लिख सकते हो BLV प्लस IR। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, PYQ में पूछा भी गया है आपसे। और ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, हम लोग आते हैं अगली स्लाइड पे। 2 masses of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected by a massless spring as shown in figure। इस पहले ही बोल दिया है कि ये जो स्प्रिंग है ये कैसी है, मासलेस है। ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट ऑन 20 ग्राम। अब इस पे देखिए कितने का फोर्स काम कर रहा है, 200 न्यूटन का। इधर की तरफ कह रहा है कि 10 kg जो है इसका एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब वो कह रहा है कि 20 kg का एक्सेलरेशन बताइए। तो बच्चे देखो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप कर भी सकते हो, तो इसमें कुछ है नहीं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चे इस क्वेश्चन को आप 2 पार्ट में या BD के ब्रेक कर दीजिए। तो आपको पता है कि जैसे एक आपके पास कितना है, 10 kg का मास है, हम मान लेते हैं कि ये फोर्स F लग रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास एक और बॉडी है 20 kg की, जिसे पुल किया जा रहा है कितने न्यूटन से, 200 न्यूटन से, लेकिन फोर्स इधर की तरफ कितना लग रहा होगा, F। अच्छा इसका जो एक्सेलरेशन है वो हम बच्चे मान लेते हैं A1, इधर की जो तरफ एक्सेलरेशन है ये मान लेते हैं A2। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, इसी स्प्रिंग को बीच से तोड़ के इन दोनों को पॉइंट मास मान के या BD को बना दिया है, और एक छोटा सा काम है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखिए 8वां क्वेश्चन है ये आपके सामने, 10 kg की बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन दिया गया है, और इसका एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट देखिए एक्सेलरेशन दे के रखा है तो हम बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे बच्चे। हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू 10A2। अच्छा 10 kg का एक्सेलरेशन आपको दे के रखा है कितना, 10, तो 10 इंटू 10 आपका कितना आ गया, 100 न्यूटन। तो यहां से आपको फोर्स निकल के आ गया 100 न्यूटन। अब देखिए यहां पे जो है अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है
तो एक्सेलेरेशन मतलब हमेशा होता है ड्राइविंग फोर्स मतलब खींचने वाला फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपान मास। देखिए इस केस में अगर हम अप्लाई करें इसको तो एक्सेलेरेशन हमें मिल जाएगा, ड्राइविंग फोर्स जो खींच रहा है फोर्स वो कितना है 200 न्यूटन, माइनस अपोजिंग फोर्स जो है वो अभी हम लोग निकाले हैं 100, अपान बच्चे ये मास कितना है 20, तो इसे हम लिख सकते हैं 100/20। यहां से बच्चे कितना आ जाएगा एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था बच्चे, और यह बीडी को ब्रेक करके दिखाया गया। अब देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सेकंड हमारा सही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए बच्चे आगे बोल रहा है टू सोप बबल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कोलेसेस इन अ वैक्यूम इन आइसोथर्मल स्टेट, रिजल्टेंट रेडियस आर ऑफ द बबल विल बी। तो देखिए अब इतना तो आपको पढ़ने के बाद नॉलेज हो ही चुका होगा कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं P1 V1 प्लस P2 V2। P2 V2 दैट इक्वल टू PV। अच्छा देखिए क्वेश्चन में हमें पहले से ही बोल के रखा है तो हम उसी सारी वैल्यू को रख देते हैं। हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 40/R1 इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब, प्लस बच्चे इसका अगर हम प्रेशर लिखेंगे तो 40/R2 इंटू वॉल्यूम जो होगा वो 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये बराबर हो जाएगा बच्चे 4T/R इंटू जहां पे R बच्चे रिजल्टेंट रेडियस है, अब ये हो जाएगा 4/3R इंटू 4/3 पाई R क्यूब। अच्छा बच्चे देखो कुछ चीजें हम कैंसल आउट करना चाहें तो कैंसल भी हो जाएंगी, 4 पाई ठीक है 4/3 पाई, ये इतना हिस्सा जो होगा वो डायरेक्ट कैंसल हो जाएगा। तो बच्चे हमारे पास मिलेगा क्या, यहां पे हमें मिलेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा R²। यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R इक्वल टू रूट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर शोन इन द सर्किट डायग्राम एज स्टडी स्टेट इज। अब बच्चे देखो वो बोल के रखा है कि ये स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट में है इसका मतलब कैपेसिटर जहां जुड़ा है ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह, तो हमें इस हिस्से से कोई मतलब ही नहीं है, फिर हमें इस हिस्से से मतलब ही नहीं। ये 15 ओम है बच्चे, मैं लिख दे रहा हूं, देखिए इस हिस्से से हमें कोई मतलब नहीं है। 15 ओम इस हिस्से से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 15 ओम। अब अगर आप देखिए तो ऊपर की सर्किट जहां पे कैपेसिटर लगा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें चार्ज स्टोर्ड पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर पे कितना होगा। तो देखो बच्चे बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ 15 है और यहाँ पे कितना है 5, तो हमें ओम्स लॉ से पता है कि R इक्वल टू क्या होता है V/I। तो यहाँ से बच्चे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं I इक्वल टू V/R। पोटेंशियल आपको दे के रखा है 10 और टोटल रेजिस्टेंस 15 + 5 ये सीरीज में है तो हो जाएंगे 20। यहां से बच्चे 1/2 यानी 0.5 एम्पियर आ गया आपका करंट। तो देखिए इस सर्किट में जो करंट जा रही है वो कितनी है 0.5 एम्पियर। अब 15 ओम के तरफ भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 5 में भी होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कितना हो रहा है ये देख लेते हैं हम लोग। तो V यहाँ पे हमें मिल जाएगा बच्चे 15 ओम के लिए मिल जाएगा कितना 15 इंटू 0.5, ये बच्चे डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 7.5 वोल्ट। तो देखिए 10 वोल्ट में 7.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो 15 ओम रेजिस्टेंस के अलांग होगा और 5 ओम के अलांग जो बचेगा 2.5। अब हमसे पूछा गया है कि चार्ज जो स्टोर होगा तो वहां पे Q इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते, ठीक है हमसे चार्ज स्टोर पूछा जा रहा है तो Q इक्वल टू C भी लिख सकते हैं। अब C की वैल्यू दिया है 10 इंटू 10 100 माइक्रोफेराड, तो इसे लिख सकते हो 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू बच्चे V की वैल्यू अभी 7.5 निकाले हो
तो यहां से बच्चे आ जाएगा आपका 750 इंटू 10⁻⁻6। अब यूनिट जो यूज करेंगे वो क्या होगा, कूलाम। तो इसी को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 750 माइक्रो कूलाम। यहां से बच्चे ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर बाई 10% बाई एडिंग देन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अच्छा बच्चों देखिए, इस पे पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन में बोल के रखा है कि हम इंक्रीज तो कर रहे हैं लेंथ ऑफ वायर 10%, लेकिन ये फार्मूला मत लगा देना कि आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, क्योंकि ये फार्मूला लगता है स्ट्रेचिंग में। ये कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेच नहीं किया गया है, ये स्ट्रेच नहीं किया जा रहा है, यहां बोला जा रहा है कि ऐड किया जा रहा है। तो पहले अगर हम इसका रेजिस्टेंस लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए। प्यारे बच्चों ये लिखना पॉसिबल है। आगे वो कह रहा है कि 10% बढ़ा रहे हो, तो अगर एल था तो 10% बढ़ा दिए तो क्या होगा, एल प्लस 10% ऑफ एल। तो यहां से बच्चे आप लिख सकते हो इसको एल प्लस, अब देखिए 10/100 होगा इंटू एल। तो बच्चे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया एल प्लस 0.1 एल, यहां से लिख सकते हो 1.1 एल। तो देखिए बच्चे ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लिख सकते हो। तो आर डैश जो आपको मिलेगा नया रेजिस्टेंस वो हो जाएगा रो रजिस्टिविटी बदलने वाली नहीं है, लेंथ बदला है वो 1.1 एल हो गया है, अपान बच्चे एरिया वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज का फार्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल। ये फार्मूला नीट में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो देखिए हम लोग ये वैल्यू सिर्फ अगले स्लाइड पे ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो परसेंटेज चेंज इक्वल टू हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों आर डैश माइनस आर अपान आर। तो यहां से बच्चे हम लिख सकते हैं रो एल, अब देखिए 1.1 मैं लिख रहा हूं अपान ए माइनस रो एल बाई ए। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चे यहाँ पे कि हम जब परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज में लिख रहे हैं तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक 100 का। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू, परसेंटेज की बात हो रही है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे आगे चल के 100 का, अपान क्या लिख सकते हैं रो एल बाई ए। अच्छा देखिए रो एल बाई ए को कॉमन ले लीजिए, तो रो एल बाई ए कॉमन ले लिया आपने तो ये बचेगा 1.1 माइनस 1 अपान रो एल बाई ए इंटू 100। यहां से बच्चे अगर आप निकालोगे तो 0.1 इंटू कितना आ जाएगा आपका 100। यहां से बच्चे आ गया 10%, और ये 10% क्या होगा, 10% रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा। चलिए हम लोग आते हैं, देख लीजिए आपका कितना होगा 10%, वो भी इंक्रीज होगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन पे। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 1500 टर्न्स वेयर सेकेंडरी हैज 500 टर्न्स। ऐसा ही सेम क्वेश्चन इस बार के नीट के पेपर में भी पूछा गया था बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए हमें ये पता है कि अगर हम डिफरेंट रेशियो ले रहे हैं सेकेंडरी का और प्राइमरी का पोटेंशियल का, तो ये बच्चे हो जाएगा नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो यहां से बच्चे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकेंडरी कॉइल का आउटपुट बताइए, मतलब आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है वीएस। तो वीएस इक्वल टू आप लिख सकते हैं एनएस बाई एनपी इंटू वीपी। तो यहां से देखिए लिखना बहुत आसान है, वी एस इक्वल टू, अब नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल बोल के रखा है कितना है 5000 टन, 5000 अपान क्या लिख सकते हो 500 टन जो है वो प्राइमरी का दिया है वो लिख दीजिए, इनटू लिख दीजिए 20 वोल्ट आपको दे के रखा है प्राइमरी का जो पोटेंशियल है, तो लिख दीजिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, और इसके बाद 5500 है। तो यहां से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को आपने कैंसिल किया, यहां पे आपके पास बच कितना जाएगा 10 इंटू 20। यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चे 200। अच्छा सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल बोला है तो वोल्ट में लिखोगे, ये आ जाएगा आपका 200 वोल्ट।
तो इस तरीके से 12वें का जो आंसर होगा वो बच्चे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि आपको पहले ही की बोल के रखा है कि जो सप्लाई है वो कितने हर्ट्ज की है, 50 हर्ट्ज की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चौथा ऑप्शन होगा 50 हर्ट्ज, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। परेशान मत होइए आप लोग, थोड़ा सा लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू अ बॉडी इन इट्स लोएस्ट पोजीशन। अब देखिए इसका डेरिवेशन आपको कराना जरूरी नहीं है, आपको पता है कि अगर कोई बॉडी है वो वर्टिकल प्लेन में मूव कर रही है, तो अगर मिनिमम वेलोसिटी जो देनी जानी चाहिए वो आपको पता है कि ये क्या होता है, रूट में 5gl। कितना होता है, रूट में 5gl। बच्चे मुझे इतना पता है कि आपको बहुत तरीके से अच्छे तरीके से याद होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो हो जाती है वो आपको पता है कि रूट में 3gl हो जाती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे। अगला देखिए, कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज बिकॉज। अब देखिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर से बढ़ाने का सीधा मतलब यह है कि थर्मल स्पीड जो है वो बढ़ रही है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि थर्मल स्पीड बढ़ रही है। अगर थर्मल स्पीड बढ़ेगी इसका सीधा मतलब यह है कि वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम, देखिए थ्योरी से ही कर देते हैं हम लोग, किसी फार्मूले को यूज नहीं करते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा। आपको पता है कि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल स्पीड बढ़ेगी, बार बार कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो घट जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपको मिल गया है फर्स्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड, अब देखिए वो पहले ही बोल के रखा है कि थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस है और इसका फोकल लेंथ बोल के रखा है कि 10 सेंटीमीटर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बोल के रखा है 1.5 है। वन ऑफ इट्स फेस इज नाउ सिल्वर्ड, वो पहले ही बोल के रखा है कि एक फेस को हम क्या कर देते हैं, सिल्वर्ड कर देते हैं। फार एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस यू फ्रॉम ऑफ इट द इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट। तो बच्चे देखो लेंस मेकर फार्मूला से इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/। लेंस मेकर को आप शॉर्टकट तरीके से बच्चे आपने सीखा होगा, सर ने बहुत अच्छी तरीके से इस चीजों को बताया। तो उसमें आपको पहले ही बोल के रखा है कि फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी दी है, 10, तो 1/10 दैट इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इंटू 2/r। तो बच्चे यहां से हम लिख सकते हैं 1/10 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r। यहां से आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/r। तो बच्चे इनवर्स इसका ले लो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, r इक्वल टू क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। यहां तक मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा बच्चे, 1/f इक्विवेलेंट, चलिए कलर चेंज कर दे रहे हैं, 1/f इक्विवेलेंट ये बराबर होता है बच्चे -2/fl प्लस 1/fm। तो देखिए सिर्फ आपको अब बच्चे वैल्यू रखना रह गया है, तो -2 रख दीजिए /10 प्लस, हाँ बच्चे ये देखिए यहाँ पे 2/10, और ये जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चे बिना मैग्नीट्यूड के ही हम लोग मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे इसका, तो -2/10 होगा और ये बच्चे आपका -5 होगा। तो यहाँ पे -2/10 आएगा और यहाँ पे बच्चे आ जाएगा -2/10। यहाँ से बच्चे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/f इक्विवेलेंट जो होगा वो आ जाएगा बच्चे -4/10। यहाँ से f इक्विवेलेंट जो होगा वो आ जाएगा -10/4, यहाँ से बच्चे आ जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन में पहले ही बोल के रखा है कि ये कोइंसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि u जो होगा वो जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अब वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है किसी डिस्टेंस पे और वहीं पे जाके इमेज भी बन रहा है, तो इमेज भी ऑब्जेक्ट पे बने, ये सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्लेस्ड होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2/fr, यहाँ से बच्चे वैल्यू आ जाएगी -5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा आ गया, -5 सेंटीमीटर। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ बात किया था बच्चे, -2/10, और यहाँ पे क्या लेंगे, -5। तो बच्चे मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आगे का डिस्कशन सर करा देंगे।
हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब 18 जुलाई के 6 FST का अब हम लोग 15 के आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। 15 तक का आपको हुआ कर चुके हैं। तो ए बम ऑफ मास 3 mkg एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस ऑफ masses mkg एंड 2 mkg और वेलोसिटी ऑफ mkg मास इज 16 मीटर पर सेकेंड। तो बम जब एक्सप्लोड करता है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो पहले ये वाला जो बॉम्ब था वो रेस्ट में था और इसका मास 3m था और वेलोसिटी 0 थी। फिर mkg का जो मास है उसकी वेलोसिटी 16 है और 2m वाले की वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो इसको v मान लेते हैं। तो v बराबर 16m अपॉन 2m माइनस में, तो -8 आ रही है। तो वेलोसिटी तो 8 ही मानी जाएगी, बस ये mkg वाली वेलोसिटी के अपोजिट होगी। जैसे ये बॉम्ब था तो m वाला अगर इधर 16 से जाता है तो 2m वाला इधर 8 से जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m इंटू 16 का स्क्वायर और 1/2 2m इंटू 8 का स्क्वायर। तो ये आ गया 6256 बाई 2m और यहाँ 2 से 2 कट गया प्लस 64m। तो आ जाएगा 2 1 कम 2 2 9 4 2 8 16 128m प्लस 64m, तो 8 4 12 और 12 6 18 1 192m। तो ये तो वैल्यू है और जूल इसकी यूनिट होगी क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड और केजी में दिया गया है। तो 192m जूल इसका आंसर हो गया है। पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी। व्हाटएवर काइनेटिक एनर्जी जो पीसेस हैं रखते हैं वो इसी मोमेंटम में एक्सप्लोड हुई है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट r is t. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सर्कुलर ऑर्बिट इन रेडियस 4r। तो इसको मान लेते हैं t और सैटेलाइट के लिए आप जानते हैं या t डैश मान लेते हैं। तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब। तो t डैश का स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू 4r अपॉन r का क्यूब। तो r से r तो कट गया। t डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 64t। तो t डैश बराबर 8, ये t स्क्वायर था, ये 8t आ जाएगा। फोर्थ आंसर इनका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तो नहीं है, सिंपल सा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नीट को पूछने पसंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेट फ्री इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रेशियो ऑफ their acceleration is. इलेक्ट्रिक फील्ड द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन इज। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन फोर्स ऑफ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होगा E इंटू ई और प्रोटॉन पर भी E होगा, और इसको मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
E इंटू ई, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्से ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 18 का आंसर थर्ड आ जाएगा। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है QE, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के चार्जेस तो बराबर होते हैं, फील्ड सेम है, तो फोर्सेस सेम होंगे, और फिर इसको मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये है। तो मैंने ये पहले फोर्सेस लिख दिए हैं और फोर्स को मास इनटू एक्सेलेरेशन करके फिर मैंने फोर्स की वैल्यू रख के कंपेयर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस विद ए स्पीड 40 एंड नेक्स्ट हाफ विद 60 एवरेज स्पीड। तो ये हमारे पास दो इक्वल डिस्टेंसेस हैं S और S, और ये चलता है 40 से और ये 60 से। तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वो तो S और S चला है, और पहली हाफ डिस्टेंस को चलने में टाइम आएगा S अपॉन 40, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और S अपॉन 60। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो S तो कट जाएगा, LCM ऊपर चला जाएगा और नीचे 40 प्लस 60 ऐड हो जाएगा, तो ये आंसर 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसका बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला भी होता है, हाफ डिस्टेंस वाले में फार्मूला होता है मेरे पास, और ये ऊपर 2 भी आएगा। ये 2 भी आएगा, ये S और S 2S है, तो ये 2 भी आएगा, और ये 48, तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, सीधे लगा दीजिए 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, ये दो फार्मूले हैं। ये फंडामेंटल मैंने निकाला है, टोटल डिस्टेंस S प्लस S हो गई, दोनों का टाइम जोड़ दिया, फिर मैंने LCM लिया, और यहाँ पे देखो 2 आएगा, ये एक्चुअली SS है ना, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आया है। जिन बच्चों को फार्मूला याद होगा वो फार्मूला भी कर सकते हैं। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन होता है, पहले हाफ टाइम में v1 से चले, दूसरे हाफ टाइम में v2 से चले, ये दोनों टाइम बराबर हैं t और t, तब एवरेज होता है v1 प्लस v2 बाई टी, v2 बाई 2। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ए सस्पेंडेड लॉन्ग मेटल वायर इज स्ट्रेच्ड ए स्मॉल डिस्टेंस x बाई ए लोड w। तो सबसे पहले एक वायर बना लेते हैं, ये वायर है, इसकी लंबाई L थी, और जब इस पर लोड W लटका दिया मैंने, तो ये स्मॉल अमाउंट x खींच गया है। सेलेक्ट द बेस्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग। द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लोड W इज इक्वल टू द गेन इन एनर्जी ऑफ वायर इन स्ट्रेचिंग ए लेंथ x। तो वायर की जो स्ट्रेस्ड एनर्जी होती है वो इस फॉर्मूले से निकलती है, इधर बनाते हैं स्ट्रेस और इधर बनाते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हमारे पास पहले 0 थी और बाद में ये बढ़ती रहती है, और ये टोटल स्ट्रेन है, तो इसका एरिया अगर निकाल लेते हैं, इसका हम ऐसा करते हैं, फोर्स टाइम ग्राफ खींचते हैं, ये देखिए ऐसे खींचा जाता है। जब वायर हमने लटकाया था ये लोड, तो इसमें कोई इंटरनल रिएक्शन फोर्स नहीं था, 0 था, और धीरे धीरे ये बढ़ता गया और फुल एलॉन्गेशन पे ये फोर्स
W के बराबर हो गया है और ये एलोंगेशन है x। तो अगर इस एरिया को हम निकाल लें जो कि हाफ WX होता है, तो दिस इज द वर्क डन बाई लोड ऑन दिस वायर। और जबकि अगर इसकी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी देखें तो mgh होती है, तो वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी WgX होगी। तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो पहला वाला गलत हो गया। और एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एरिया बिटवीन द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, तो उससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तो सही है। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमें निकालनी है तो एनर्जी पर, ये तो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी हाफ WX, और इसको बेटा आप डिवाइड कर दीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ द वायर से। ये पूरे वायर में स्टोरेज एनर्जी है, तो ये हाफ। अब W/A ये हो जाती है फाइनल स्ट्रेस और ये हो जाती है फाइनल स्ट्रेन। तो एनीवे ये तब है जब AL से डिवाइड किया है। ये दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, तो पर यूनिट वॉल्यूम की वजह से ये गलत हो गया है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये सारे फार्मूले आपको मालूम थे, आपको दोनों मालूम थे, बस उन्हीं को रिलेट करवा के क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट में आइए। इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड देन द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द ब्रेकिंग फोर्स इफ द ब्रेकिंग फोर्स फॉर ए गिवन वायर इज F। तो थोड़ी सी लैंग्वेज में है, ये पहले एक वायर था, इसकी रेडियस मान लीजिए R थी और ब्रेकिंग फोर्स F था। तो ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है, वायर को किस फोर्स से खींचें कि वो टूट जाए। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालेंगे पहले, ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा F/πr²। अगर वायर की क्रॉस सेक्शनल रेडियस R है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस ही है। मैं ब्रेकिंग स्ट्रेस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप कॉपर का कोई भी वायर ले लीजिए, पतला, मोटा और मोटा, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सबके लिए बराबर होगी, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा मोटे वायर को तोड़ने में ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस निकल आई है। और अब अगर हमें इसकी जब रेडियस डबल कर दी जाए तो ये 2R हो गया है। और अब अगर हमें ब्रेकिंग फोर्स निकालना है तो ब्रेकिंग फोर्स, दिस इज ब्रेकिंग फोर्स अपॉन नया वाला एरिया, तो पाई इंटू 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मटेरियल तो वही है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस वही रहेगी, ये है ब्रेकिंग फोर्स F/πr²। तो बहुत सारी चीज़ें कट गई और नया वाला ब्रेकिंग फोर्स आ जाएगा 4F। सेकेंड आंसर है। रेडियस डबल कर देने से 4 गुनी ताकत से ये कट सकता है, तो अब काफ़ी ताकत चाहिए। नेक्स्ट आइए, इसमें ये भी थ्योरी का है। ए कॉइल इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल to the magnetic lines of force. When a current is passed through the coil, it rotates oscillating. It is very difficult to stop. But if an aluminum plate is placed near the coil, then it is due to. तो यहाँ पर हमारे पास ये एडी करंट्स का फंडा है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एनएमसी के सिलेबस में थी। अगर ये कॉइल है
तो जब इसको रोटेट करेंगे, करंट को पास करेंगे, ऑसिलेट करेगा, तो ऑसिलेट करने लगेगा। तो हमारे पास मान लीजिए ये ऐसे ऐसे फील्ड थी और इसमें ये कॉयल को सस्पेंड कर दिया गया है। मान लीजिए कॉयल हमने इसको करंट पास करी, तो इस पर टॉर्क लगेगा और टॉर्क लगने से ये रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और उसी की वजह से ये ईएमएफ वगैरह भी सब जनरेट होंगे और ये रोटेट करने लगता है। तो ये एक कॉयल है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं एक प्लेट को लटका दूं, सपोज मैंने ये प्लेट लटका दिया, और जब प्लेट लटका देंगे तो वही फिनोमिनन दोबारा होगा, क्योंकि प्लेट में करंट पास करेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ये घूमेगा, फिर फ्लक्स चेंज होगा। लेकिन प्लेट में एडी करंट्स आ जाएंगी, एडी करंट्स आ जाएंगी, और एडी करंट्स बहुत लॉस कराती हैं, एनर्जी का लॉस कराती हैं, तो ये बहुत ही जल्दी रुक जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द एल्युमिनियम प्लेट्स गिविंग राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, तो ये पहला सही आंसर है। और डेवलपमेंट ऑफ एयर करंट और इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, शील्डिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, पैरामैग्नेटिक, ये सब फालतू के एक दो और चीज़ें लिख दी हैं जिससे आप कंफ्यूज हों। मेन फंडा क्या है कि प्लेट में एडी करंट्स डेवलप हो जाएंगी बिकॉज इट इज़ ए सरफेस, और कॉइल में एडी करंट्स नहीं डेवलप होंगी रोटेट करने पर। तो जब एडी करंट्स डेवलप होंगी तो एनर्जी लॉस होगा, तो जिससे भी आप रोटेट करेंगे वो जल्दी रुक जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन करते हैं भाई। कहते हैं रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, तो इसके अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ये इसका भी ये रेजिस्टेंस है 1000 ओम। तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। मतलब मुझे ये वोल्टेज निकालना है, तो पहले आप यहाँ से करंट निकालिए। तो I बराबर 10 वोल्ट, और ये देखो 1000 और 500 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है R1 R2, जैसे ये दो रेजिस्टेंस R1 R2 हैं, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा R1 R2 1000 इंटू 500 अपॉन 1000 प्लस 500, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 500 अपॉन 1500, ये 3 आ जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 1000 अपॉन 3, और ये है 500। अब हम करंट निकालेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस 1000 अपॉन 3 और प्लस 500, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 3 अपॉन 2000। ये मेरे पास करंट आ गई 1500 और 1000, सॉरी 1500 1000, ये 2500 आ गया। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो 3 अपॉन 250 एम्पियर की करंट आ गई। और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, तो ओम्स लॉ से V बराबर I यानी 3/250 और मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों का रेजिस्टेंस आया था 1000/3, तो ये कट गया और ये 4 वोल्ट आ गया। तो 4 वोल्ट इज द आंसर। मैं सारे क्वेश्चन बिना किसी ट्रिक के फंडामेंटली लगा रहा हूँ, जिससे कि कोई आपको समझ में ना आए, और जैसे जैसे आप न्यू लाइट के रैपिड फायर देखते रहेंगे, क्लास में पढ़ते रहेंगे, तो दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन वेरी शॉर्ट मैनर आल्सो, कि आप देख के ही आंसर बता दें। दिस थिंग्स विल बी डेवलप्ड वेरी सून। अब देखो ये मैग्नेटिज्म का है, और इसमें ये मैग्नीशियम इज़ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल,
और ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू 1/T होती है। तो ससेप्टिबिलिटी एट फर्स्ट टेम्परेचर एट ससेप्टिबिलिटी एंड सेकेंड टेम्परेचर इज इक्वल टू T2/T1। अब वैल्यू रख दीजिए, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन निकालना है, और पहला वाला टेम्परेचर है 300 केल्विन, और ससेप्टिबिलिटी ही दी गई है, राइट, ससेप्टिबिलिटी ही दी गई है, यह है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और ये T2 पूछा गया है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, काट पीट लीजिए, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और डेसिमल हट जाएगा, 6 से काट दीजिए, 2/3 बराबर T2/300, तो T2 बराबर 200। तो 200 केल्विन पर हमारे पास ससेप्टिबिलिटी इतनी हो जाएगी, 200 K। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है, और यहाँ पे टेंशन पूछा जा रहा है। तो इसका एक शॉर्टकट बता देते हैं, अब तक आपने पढ़ लिया होगा। पहला तो तरीका ये है, ये पूरी रोप दी गई है, रोप का मास भी 3 kg है। तो अगर ये सिस्टम ऊपर जा रहा है तो किसी भी जगह टेंशन बराबर हो जाएगा सस्पेंडेड मास फ्रॉम दैट पॉइंट, और इनटू अगर ऊपर जा रहा है तो G प्लस है, और अगर नीचे आ रहा है तो G माइनस है। तो यहाँ से नीचे सस्पेंडेड मास है 8, 3 kg रस्सी का, 5 kg ब्लॉक का, और मल्टीप्लाइड बाई G की वैल्यू हम लोग हमेशा 10 लेते हैं, और एक्सेलरेशन 10 है। तो 8 इंटू 20 आ गया, तो योर आंसर इज 160 न्यूटन। थर्ड, तो पहली बात बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आ गया? और नहीं समझ में अगर आया तो भाई ऐसे कर लो, हमारे पास यहां से यहां तक का सिस्टम कंसीडर कर लो, और यहां का टेंशन T मान लो। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर शॉर्टकट ना लगाना चाहो तो तुम ये वाला सिस्टम कंसीडर कर लो, ये, और ये सिस्टम है 8 kg का, और इसको यहाँ का टेंशन ऊपर खींच रहा होगा, और इसका वेट 8G नीचे खींच रहा होगा, और एक्सेलरेशन इसका 10 है। तो लगा लो T माइनस 8G बराबर 8A। तो इससे भी वही आंसर आएगा, उससे थोड़ा जल्दी आता है, एक कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, बस उससे जल्दी आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये मैग्नेट को ऐसे चलाया जा रहा है, पहले पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन। ये गैल्वेनोमीटर है और ये मैग्नेट को ऐसे चला रहा है। तो जब मैग्नेट चलेगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, करंट बहेगी, और करंट की वजह से I डेल्टा टी चार्ज डेवलप होगा। तो पहले हम चार्ज को निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए फ्लक्स चेंज हुआ डेल्टा फाई, तो ईएमएफ बना डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो करंट बनी E अपॉन आर, और चार्ज डेवलप हुआ I इंटू डेल्टा टी। अब हम सबकी वैल्यू रख देते हैं, I की जगह रख देंगे E बाई आर, और E की जगह डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी I की जगह E बाई आर, और ये डेल्टा टी कट गया। तो Q बराबर फ्लक्स चेंज और R है। तो अगर आप एक जगह से दूसरे जगह तक मैग्नेट को ले जाओगे तो फ्लक्स चेंज तो सेम ही रहना है, चार्ज सेम डेवलप होगा। अगर आप जल्दी ले जाओगे तो इंड्यूस ईएमएफ और करंट ज़्यादा हो जाएंगे, टाइम कम लगेगा। धीरे धीरे ले जाओगे तो ईएमएफ और करंट दोनों कम हो जाएंगे,
और टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन चार्ज फ्लो दोनों में सेम रहता है। द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है, और फील्ड ऑफ व्यू का अपना पूरा फिलॉसफी है। सबसे कम होता है कॉनकेव मिरर का और सबसे ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स मिरर का। सिलेंड्रिकल वेव आउट ऑफ द ग्रुप है, इसमें कंपेयर कभी नहीं कराए थे। सिलेंड्रिकल मिरर का भी वैसे वो कम ही होता है। तो मैक्सिमम फॉर कॉन्वेक्स मिरर, इसको आप याद कर लीजिए, एनसीईआरटी की लाइन है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है जैसे मिरर आपके सामने है तो उसमें आपको पीछे की बैकग्राउंड की इमेज दिखती है। तो कितनी बैकग्राउंड आपको दिख सकता है, तो जिस मिरर में ज़्यादा बैकग्राउंड दिखता है उसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा माना जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है। इसको मैथमेटिकली भी प्रूव किया जाता है, तरीका भी है, तो दैट इज़ नॉट हियर। थ्योरी का क्वेश्चन था, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चार्जलेस पार्टिकल कुछ नहीं कर सकता है, स्टेशनरी चार्ज खाली इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। खाली एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप कर सकता है। चलिए, ए सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ, इन ऑर्डर टू मेक इट मूव टू इंफिनिटी वेलोसिटी मस्ट बी इंक्रीज्ड बाई। तो मेरे पास ये सैटेलाइट है और यहाँ इसकी वेलोसिटी होती है अंडर रूट GM/r। सपोज ये m मास के आगे r रेडियस में टहल रहा है, ये वेलोसिटी है, ये सैटेलाइट वेलोसिटी है। और अगर इसकी कक्षा से इसको बाहर जाना है तो एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 GM/r। तो कहते हैं कितना परसेंट बढ़ा दें, तो माइनस कर दो, अंडर रूट 2 GM/r माइनस अंडर रूट GM/r अपॉन अंडर रूट GM/r। परसेंटेज निकालना है ना, तो ओरिजिनल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो GM/r तो कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 2 माइनस 1, और ये तो अंडर रूट 1 है इंटू 100, तो ये 1 हो गया, ये 0.414 इंटू 100 हो गया, तो ये आंसर आएगा 41.4%। इतने परसेंट वेलोसिटी अगर बढ़ा दो, एक्चुअली इतने परसेंट वेलोसिटी बढ़ाने का मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें डबल करनी पड़ेगी। अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो एस्केप वेलोसिटी अपॉन सैटेलाइट वेलोसिटी √2 आती है। तो जब वेलोसिटी vs से vs √2 कर देंगे तो ये ve बन जाएगी, ये एस्केप कर जाएगा, और चूंकि वेलोसिटी √2 टाइम्स बढ़ी है तो यानी काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई है। यानी काइनेटिक एनर्जी का अगर परसेंटेज चेंज पूछता तो इसमें 100% आता। ये बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है, ये पुराना है, ट्रेडिशनल है। ये क्यूब है और यहाँ कॉर्नर पे एक चार्ज है, तो कहते हैं फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0, और इस क्यूब का 1/8 पोर्शन अंदर माना जाता है इस चार्ज का, तो ये Q/8 एप्सिलॉन 0 इसका आंसर हो जाएगा। क्लास में आपको समझाया जाता है, और कुछ केसेस हैं जो मैं बता दूं। अगर कॉर्नर पर है तो हम लोग Q/8 मानते हैं, अगर साइड पर है तो हम लोग Q/4 मानते हैं, जैसे यहाँ पर हो। अगर फेस पर है जैसे यहाँ पर हो तो Q/2 मानते हैं, और अगर इनसाइड हो तो हम लोग इसको Q ही मानते हैं। इतनी चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी से हो जाएंगे। अब आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सर कराएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग लेक्चर, थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों। अब आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हम आए आपके साथ में। होपफुली आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 31?
क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये है, हीलियम गैस इज हीटेड कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट फ्रॉम T1 to T2 ऑफ इट इज ओके ऑफ इट heated is the same amount from same state keeping the pressure constant by amount the rise in by same amount the rise in temperature will be। देखो जैसे हम एक बात कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे यहाँ पर हम एक एक्सिस बनाते हैं, यहाँ पर प्रेशर है और यहाँ पर वॉल्यूम है। आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए गैस को हीट किया है ऐसे। गैस कौन सी है? हीलियम गैस है, ठीक है। इसको आपने टेम्परेचर T1 से लेकर T2 तक इसको हीट किया। तो देखो ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ पर जो हीट इन्वॉल्व हुई होगी डेल्टा Q वो हमारी इक्वल होगी डेल्टा U के, बिकॉज प्लस डेल्टा W से निकालेंगे, डेल्टा W हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, वर्क डन 0 होता है, राइट। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा Q की बात करेंगे तो ये N CV डेल्टा T के इक्वल हो जाएगा, या ये इक्वल हो जाएगा N CV डेल्टा T आपका T2 माइनस T1 के इक्वल होगा। अब इन्होंने कहा है कि इस सेम अमाउंट फ्रॉम सेम स्टेट कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट बाय सेम अमाउंट द राइज इन टेम्परेचर। मतलब ये सेम हीट को यूज कर रहे हैं लेकिन अब प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, अभी हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, सेम अमाउंट से हीट करेंगे तो वॉल्यूम हमारा ऐसे इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो पूछा गया राइज इन टेम्परेचर कितना होगा। यहां पर हम राइज इन टेम्परेचर को डेल्टा T एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो यहां पर जो डेल्टा Q होगा वो N CP डेल्टा T के इक्वल होगा। ना जो डेल्टा Q है आपका, जो आपका डेल्टा Q है वो पहले वाले केस के इक्वल है, यानी इसको हम लोग N CV T2 माइनस T1 लिख देंगे और ये इक्वल हो जाएगा N CP डेल्टा T के। N से N कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो डेल्टा T की वैल्यू आएगी बेटा वो T2 माइनस T1 इंटू CV अपॉन CP आ जाएगा, यानी ये इक्वल हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन गामा के। मोनोएटॉमिक गैस है हीलियम जिसका गामा 5/3 होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा 3/5 T2 माइनस T1 के। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इसका आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। व्हेन ए रेजिस्टेंस 2 ओम इज प्लेस्ड अक्रॉस ए बैटरी द करंट इज 1 एम्पियर एंड व्हेन द रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज 17 ओम द करंट इज 0.25 एम्पियर। तो कह रहे हैं द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज, हमने मान लिया कि बैटरी का ईएमएफ ई है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल है। तो पहली सिचुएशन में जब हम लोगों ने बैटरी को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, सर्किट में फ्लो करने वाली करंट है आई, तो हम जानते हैं जो करंट आई है वो इक्वल हो जाएगी ई अपॉन 2 प्लस आर, सीरीज में है 2 प्लस आर, और ये इक्वल बेटा 1 एम्पियर के इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। सेकंड केस में उन्होंने कहा है जब आपने इस बैटरी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दिया है जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 17 ओम है, 17 ओम है, उस समय करंट की वैल्यू 0.25 एम्पियर के इक्वल है। तो देखिए भाई अब जो आई है वो हमारा ई अपॉन 17 प्लस आर से 0.25 या 1/4 के इक्वल हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जब आप इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ई से ई कैंसिल हो जाएगा और 17 प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर इक्वल हो जाएगा 4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 17 प्लस आर इक्वल हो जाएगा 8 प्लस 4 आर के, यानी कि 9 इक्वल हो जाएगा 3 आर के। तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम्स। अब हम लोगों ने स्मॉल आर कैलकुलेट कर लिया है, हमें ई निकालना था। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है यहां से ई की वैल्यू 2 प्लस आर से 2 प्लस आर हो गया हमारा 5 इंटू 1, यानी कि 5 वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।
सो करेक्ट ऑप्शन देखें तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है यहां पर ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज एक्सप्रेस एज v इज इक्वल टू g टू द पावर a, m टू द पावर b, r टू द पावर c, वेयर g इज यूनिवर्सल, g हमारा यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास है, r रेडियस है, देन वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, a, b और c की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखो v है हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन हम लोग जानते हैं lt की पावर -1 होती है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन m की पावर -1, l की पावर 3 और t टू द पावर -2 होती है, t टू द पावर -2 होती है, होल पावर कर देंगे a, m मास है तो मास की पावर कर देंगे b, r रेडियस है सो l की पावर c पुट कर देंगे। अब देखो कंपेयरिंग लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम लाइक टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां पर राइट हैंड साइड में देखें a के साथ -1 है तो ये हो जाएगा -a प्लस का b, और यहां पर बेटा है ही नहीं m तो ये 0 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू आ गई b के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1। अब l को कंपेयर करते हैं तो यहां से जब आप l को कंपेयर करेंगे तो 3a प्लस c इक्वल टू 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग कंपेयर करेंगे t को, जब t को कंपेयर करेंगे तो -2a इक्वल आ गया -1 के, यानी a की वैल्यू आ गई 1/2। तो अगर a की वैल्यू 1/2 आ गई है तो b भी हमारा 1/2 के इक्वल होगा क्योंकि a इक्वल है b के। अब थर्ड इक्वेशन से जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इससे हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये 3 इंटू a है तो 3a की वैल्यू है 1/2 प्लस का c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3/2 यानी कि माइनस का 1/2, मींस a की वैल्यू आ गई 1/2, b की आई 1/2 और c की वैल्यू आ रही है -1/2। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 34 है, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 4। ओके, इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू 4 sin π/2 इंटू t। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड में रेशियो बताना है डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के साथ। देखो भैया सबसे पहले इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमारी जो इसका जो इक्वेशन का जो ग्राफ होगा xt ग्राफ, वो बेटा कुछ इस तरह से चलेगा, इधर आपका टाइम होगा और इधर हमारा x होगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं तो अगर आप इसको कंपेयर कर दोगे x इक्वल टू a sin ओमेगा t के साथ, अगर आप इसको कंपेयर कर देंगे a sin ओमेगा t के साथ तो यहां पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो तो आ गया बेटा 4 और ओमेगा की वैल्यू आ गई π/2 जो कि हमारा 2π/T होता है। यहां से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड, यानी कि इसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड के इक्वल होगा। तो बेटा अगर ये 4 सेकेंड है और ये तुम्हारा 2 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा होगा, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो 1 सेकेंड की बात पूछी गई थी, ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड के लिए जो इसका एम्पलीट्यूड है वही डिस्टेंस होगा और वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर हम डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताएंगे डिस्टेंस के साथ रेशियो बताएंगे तो वो हमारा 1:1 आ जाएगा, 4/4 यानी 1:1। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन होगा। ये बात भी सबको क्लियर हो गई होगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है, एक्सेलरेशन A versus position x and potential energy U versus position x graph of a particle of mass 1 kilogram moving along x axis are shown in figure. Assume that at x equal to 0 the velocity of the particle is 4 meter per second. Match the following at x is equal to 8 meter. x equal to 8 meter पर velocity पूछी गई है कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है कितनी होगी।
देखो हम लोग जानते हैं वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल लें मास के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, मास के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल लें तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। बेटा यहां पर ये 2 नहीं है 20 है, राइट, ये 20 है। तो देखिए ध्यान से जरा इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकालेंगे। ये एक रेक्टेंगल है तो 20 इंटू 4 यानी ये 80 हो जाएगा बेटा, और इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा जो कि के फाइनल माइनस के इनिशियल के इक्वल होगा। अब देखिए ध्यान से यहां से ये 120 आ जाएगा, इसमें के इनिशियल जोड़ेंगे तो हाफ mv स्क्वायर से v स्क्वायर करेंगे। 4 मीटर दे रखी थी आपको पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू के फाइनल। तो अगर हम यहां से के फाइनल की वैल्यू निकालेंगे तो 128 जूल के इक्वल आ रही है। कोई ऑप्शन देखते हैं तो ए का करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा आर 180 जूल। ठीक है भैया। अब देखिए वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, देखो हम लोग जानते हैं एक पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। तो अगर हम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है तो वो इक्वल होगा माइनस के डेल्टा यू के। तो माइनस साइन के साथ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दीजिए। 8 सेकेंड 8 एक्स के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस का -120 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 240 जूल। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस 240 जूल, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया क्यू। सी ऑप्शन में आते हैं, टोटल वर्क डन बताना है। तो टोटल वर्क डन अभी हम लोगों ने ये निकाला था कि इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वो टोटल वर्क डन होगा। तो टोटल वर्क डन अपना आया था 120। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पी, आर क्यू एंड पी। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, देखो भैया ये पार्टिकल है, पार्टिकल के लिए जो टोटल वर्क डन होता है, जो टोटल वर्क डन होता है जिसको हम लोग डेल्टा के भी लिखते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वो होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो अगर हम पार्टिकल के लिए वर्क डन बाय अगर एक्सटर्नल फोर्सेस निकालना है तो वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस अभी हम लोगों ने निकाला था बेटा, कितना आया था? वो आया था 240। टोटल वर्क डन बाय WE निकालना है तो W माइनस WC हो जाएगा। W की वैल्यू आई थी 120, W कंजर्वेटिव आया था माइनस का 240, यानी आ गया माइनस का 120 जूल। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन 120 जूल नहीं है, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा टी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखने पर करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। In a pure silicon crystal at 300 Kelvin 10⁻21 atoms of phosphorus are added per cubic meter। फास्फोरस हमारी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होती है, राइट। ओके, यानी आपने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्री मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमसे पूछा गया है द न्यू होल कंसंट्रेशन विल बी। हम लोग जानते हैं कि जो Ni का स्क्वायर होता है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है, वो Ne इंटू NH के इक्वल होगी। तो अगर आप NH निकालेंगे तो ये Ni का स्क्वायर अपॉन Ne हो जाएगा। Ni का स्क्वायर करेंगे 10⁻16 का स्क्वायर अपॉन Ne करेंगे 10⁻21, तो ये हो जाएगा 10⁻32 डिवाइडेड बाई 10⁻21, यानी 10⁻11 पर मीटर क्यूब इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है विच इज रिवर्स बायस डायोड। देखो रिवर्स बायस के लिए जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो होना चाहिए लोअर पोटेंशियल पर। तो देखो ये होता है पी, ये होता है एन,
ये है 5 वोल्ट, ये है 0, तो ये तो हमारा फॉरवर्ड बायस है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस है। यहां पे देखें ये -20 है और ये -10 है, तो -20 लेस देन -10, तो ये हमारा रिवर्स बायस है। यहां पे देखें ये 15 है, ये 10 है, ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस है। यहां पर देखें तो ये हमारा -5 है, ये 10 है, ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस है। तो सभी को ये बात क्लियर हो गई कि ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, ये भी फॉरवर्ड है और ये भी फॉरवर्ड है। हमसे पूछा गया था रिवर्स बायस कौन सा होगा, तो रिवर्स बायस होगा सेकंड ऑप्शन, जहां पर P का पोटेंशियल कम होता है। ओके, फॉर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन बाय नील्स बोर मैच द फॉलोइंग, इस फॉलोइंग को मैच कराना भैया जल्दी से देख लीजिए कैसे होगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बेटा जो mvr होता है वो nh/2π होता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है हमारी वो प्रोपोर्शनल है किसके, n के। तो जो पहले का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो गया तुम्हारा फोर्थ। इसके बाद कह रहे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बताओ भैया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताइए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक रिलेशन पड़ा है mv²/r, जैसे r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है, जेडी हम जनरल मान चलते हैं, हाइड्रोजन के जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। जो मिलेगा इसको कहां से, ये मिलेगा इसको k e² अपॉन r² से 1/4πε0 Q1 Q2/r² लिखा है, राइट। तो देखिए ध्यान से, यहां से ये हो गया mv², एक r से एक r कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो गया k e²/m इंटू r, r की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगी nh, ऊपर चला जाएगा 2π इंटू m इंटू v, nh नीचे आ जाएगा, r की जगह ये 2πmv ऊपर चला जाएगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो सब कुछ कांस्टेंट है, यानी v हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/n के, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट। अब सी में आते हैं, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है भैया, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब देखो यहीं से रेडियस का अगर रिलेशन निकालोगे आप इसी रिलेशन से, तो रेडियस हमारी k e² अपॉन m v² के इक्वल हो जाएगी। इसको k रहने दो, e² रहने दो, m रहने दो, यहां से v² की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगी n² h² 4π² m² और r², ठीक है भैया। तो अगर हम देखें यहां पे एक r ऑलरेडी था, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r प्रोपोर्शनल हो गया n के स्क्वायर के। तो जो c का करेक्ट ऑप्शन आया है वो आ गया सेकंड। अब आता है d, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पे हम लोगों ने mv² की वैल्यू निकाली थी, mv² की वैल्यू निकाली थी, तो वो k e²/r के इक्वल आई थी। एनर्जी का मतलब है कोई एक एनर्जी निकाल के देख लेते हैं भैया, सॉल्व करिए जल्दी से। तो एनर्जी का मतलब है हाफ mv², हाफ mv²। तो यहां पर भी k e²/2r लिख दो। अब रेडियस तुम्हारी प्रोपोर्शनल थी n² के, तो एनर्जी रेडियस यहां पे नीचे आ रहा है, यानी कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/n² के। तो जो फोर्थ है, फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है थर्ड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का थर्ड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
4। चलो बेटा अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। देखिए ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गिवन है। स्टेटमेंट 1 क्या है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू बोथ बी क्रॉस ए एज वेल एज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो भैया देखो ध्यान से, ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ये इक्वल होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर नहीं है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो ये जो बात इन्होंने कही कि बी क्रॉस ए के पैरेलल है, ये तो गलत हो गया कि इसके परपेंडिकुलर। बट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर हम बात करें, ए वेक्टर सपोज इधर है, माइनस बी वेक्टर तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, तो अगर हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेटमेंट 1 है ये तो बेटा हमारा हो गया रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट 2 ये है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एज वेल एज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लाई इन द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, बट ए क्रॉस बी लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। देखो बेटा इसको देखते हैं जरा पेन का कलर चेंज करके, देखिए ध्यान से, जैसे ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जो a प्लस बी है वो यहां पर कहीं होगा, ये होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब अगर ये वेक्टर b वेक्टर है तो इधर की तरफ नीचे की तरफ ये हमारा माइनस b वेक्टर होगा। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर इन दोनों के बीच में यहां पे कहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर एज वेल एज a वेक्टर माइनस b वेक्टर लाई इन द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी ये बात तो सही है। ये बात इन्होंने जो कही है ये बात बिल्कुल सही है। ओके, बट ए क्रॉस बी लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। हम जानते हैं ए क्रॉस बी ए से बी की तरफ जाएंगे, जब ए से बी की तरफ जाएंगे तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वो ए क्रॉस बी है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो 2 है वो हमारा करेक्ट है। आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, नहीं ये रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये बात भी रॉन्ग हो गई। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। तो अपना यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, 40 की। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम in two gas jars kept separately at temperature of 27 degree and 127 degree respectively is, देखो भैया जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा होती है वो h अपॉन पी होगी। h अपॉन पी की जगह हम m इंटू वी लिख देंगे, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा h अपॉन m, v की जगह अंडर रूट के अंदर 3k/m, तो ये इक्वल हो गया h अपॉन अंडर रूट के अंदर 3k/t और m, जहां पर k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, m मास है और h जो है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो अगर हमें कंपेयर किसका करना है बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम का, तो लैम्डा हाइड्रोजन अपॉन लैम्डा अगर हम हीलियम करेंगे तो अंडर रूट के अंदर मास ऑफ हीलियम टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अब अगर हम यहां से देखें तो जो हमारा मास ऑफ हीलियम है वो 4 यूनिट हो जाएगा। टेम्परेचर हीलियम का दे रखा है 127, मतलब ये हो गया 400 केल्विन डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे 2 हो जाएगा, टेम्परेचर की बात करेंगे 300 हो जाएगा। ये 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 आ जाएगा, यानी अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए बेटा, यहां से करेक्ट ऑप्शन है इसका आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए जल्दी से, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो है एन organ pipe P1 close at one end vibrating in its first overtone and another pipe P2 open at both ends vibrating its third overtone are in resonance with a given tuning fork. Okay, the ratio of the
लेंथ ऑफ P1 टू दैट ऑफ P2। देखो जो पहला पाइप है, ये पाइप हमारा एक एंड से क्लोज है, सपोज इसकी लेंथ L1 है। इसमें बोला है इसकी जो फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन की जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग लिखते हैं N3 से, और वो 3V/4L1 के इक्वल होगी। अब ये हमारा एक ये ओपन ऑर्गन पाइप है, सपोज ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ L2 है, तो जो हम इसकी थर्ड ओवरटोन लिखेंगे, थर्ड ओवरटोन का मतलब हो गया N2, तो ये किसके इक्वल होगा? V/2L, 2V/2L, 3V/2L एंड 4V/2L। ये इक्वल हो जाएगा 4V/2 इंटू L2 के इक्वेशन नंबर 2। अब ये कह रहे हैं ये रेजोनेंस में है, इसका मतलब N1 आपका इक्वल हो गया N2 के। तो यहां से 3V/4L1 की वैल्यू 4V/2L2 आ गई। तो L1/L2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बेटा आपकी 3/8 आ जाएगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है 41 का। तो 41 का आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 42 में। फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम गिवन इक्वेशन वेयर y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड t इक्वल टू टाइम। देखो इक्वेशन जो गिवन है वो है 4d2y/dt² प्लस 9y इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, यहां से d2y/dt² की वैल्यू आ गई माइनस का 9/4y। ये एक्सेलरेशन होता है, तो a इक्वल टू माइनस का 9/4y। इसको हम अपनी एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं कि a इक्वल टू होता है माइनस का ω²y। तो यहां से ω² की वैल्यू 9/4 आएगी, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी से देखिए भैया। 43, पोटेंशियोमीटर इज कंसीडर्ड एज ए आइडियल वोल्टमीटर। यस, पोटेंशियोमीटर हमारा एक आइडियल वोल्टमीटर होता है। इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जिससे उसे कोई करंट पास ना हो। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी 0। यस, जो हमारा आइडियल, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं, अगर उसका रेजिस्टेंस 0 होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो जो हमारी रीडिंग होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप उसके क्रॉस नहीं होगा, तो इसका रीजन भी सही है। बट असर्शन रीजन को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो क्या होना चाहिए? Both assertion and region are true, but region is not the correct explanation of the assertion का correct explanation नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड। Two nuclei have their mass numbers in the ratio of 1:3. The ratio of their nuclear densities would be। जो न्यूक्लियर डेंसिटीज हैं बेटा वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती हैं, तो जो इनका रेशियो होगा बेटा वो 1:1 होगा, 1/1 होगा रेशियो। ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती हैं। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इन बॉडी प्लेस्ड ऑन ए सरफेस इज ऑलवेज 0। भैया ये बात तो समझ में नहीं आई। अगर हम एलिवेटर पे खड़े हुए हैं, जिस डायरेक्शन में एलिवेटर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो वहां तो वर्क डन 0 नहीं होगा। राइट, हम जबकि खड़े हुए हैं तो वहां वर्क डन 0 नहीं होगा। तो यानी कि ये बात जो है हमारी एलिवेटर के केस के लिए गलत हो गई। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है रॉन्ग हो गया, हमसे करेक्ट पूछा गया है। फ्रिक्शन फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये वाला तो रॉन्ग हो गया। फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं होता है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ये बात भी गलत हो गई। अब थ्रस्ट ऑन ए बॉडी डिप्ड इन ए लिक्विड इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। यस, अगर कोई बॉडी लिक्विड में डिप करी गई है तो बॉडी लिक्विड के कॉन्टैक्ट पे है, तो जो आप थ्रस्ट लग रहा है वो कॉन्टैक्ट में आने की वजह से लग रहा है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑल ABC आर ट्रू नहीं,
ये रॉन्ग हो गया। ए एंड बी आर ट्रू नहीं, बी एंड सी आर ट्रू नहीं, ओनली सी इज ट्रू, केवल सी सही होगा इसका। तो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ होगा। 46, two coherent sources produce waves of different intensities which interfere. After interference, the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity is 16. The intensity of the waves are in the ratio. देखो भैया हम जानते हैं कि I max इक्वल होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और अगर I मिनिमम की बात करें तो ये इक्वल होता है I अंडर रूट I1 डिफरेंस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दें, I मैक्स अपॉन I मिनिमम जो कि 16 दे रखा है, ये इक्वल होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो जो 4 है, 4 जो हमारा 4 है, 4 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 अंडर रूट I1 माइनस 4 अंडर रूट I2 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 के। तो ये बेटा हो जाएगा तुम्हारा 3 अंडर रूट I1 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट I2, यानी अंडर रूट I1 अपॉन अंडर रूट I2 की वैल्यू निकालेंगे, 5/3 हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू 25/9 के इक्वल आ जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सभी को समझ में आ गया होगा। ये देखिए, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट बीम इज incident from air into glass and equal to 1.5 at the polarizing angle, okay, reflected beam which polarized 100%, yes बेटा यही तो ब्रिस्टर ने कहा था कि जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो 100% पोलराइज हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहला है। 48, the force of repulsion between एटॉमिक न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल्स वेरीज विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। बिल्कुल सही बात है, जो फोर्स होता है वो के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो वो फोर्स हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। बट जो रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट नहीं करता है, तो मतलब इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए कि दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो करेक्ट ऑप्शन 48 का हो गया सेकंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए भैया 49 क्या है, एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज प्लस e इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स ए मच मोर मैसिव पार्टिकल ऑफ ए चार्ज जेड ई। यहां पर एक चार्ज जेड ई है, ठीक है, यहां से हम लोगों ने एक ME एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है जिसका मास m है और जिस पर चार्ज E है, ठीक है भैया। Z इज ग्रेटर देन 0, व्हाट इज द क्लोजेस्ट पॉसिबल अप्रोच, ओके, मतलब ये कह रहे हैं ये इसके पास कहां तक जाएगा, ये इसके पास तब तक जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, इसको v वेलोसिटी से फेंका गया था। तो कुछ नहीं करना है बेटा, अपने को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, शुरुआत में इसके पास केवल और केवल था हाफ mv स्क्वायर, जब बाद में पहुंचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, केवल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या होती है बेटा, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई अपॉन आर के इक्वल, जहां पर आर है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। देख लो भाई कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसका चेक कर लो। तो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। फिर से आ गया क्वेश्चन नंबर 50 असर्शन रीजन का क्वेश्चन।
इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर हेल्ड ड्यू टू कूलॉम फोर्सेस, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर हेल्ड ड्यू टू कूलॉम फोर्सेस। ये तो बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये तो रीजन तुम्हारा ये बात सही है, असर्शन ट्रू है। द एटम इज स्टेबल ओनली बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्सेस ड्यू टू कूलॉम्स लॉ इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस नहीं करता है, तो ये हमारा फॉल्स है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, रीजन इसका फॉल्स होगा, असर्शन इसका ट्रू होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3rd। आई थिंक बच्चों आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, ठीक है, तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।